नमस्कार, मैं अंकित। आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात में आज हम बात करेंगे तेज प्रताप की नई पार्टी के बारे में। तेज प्रताप यादव अभी तक इस बात को लेकर चर्चे में थे कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही वो चर्चे में आए टीम तेज प्रताप को लेकर। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था। लेकिन कल एक खबर आई, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। उनकी कुछ बातें हुई। बताया गया कि लगभग आधे घंटे उनकी बात हुई और ये चीज तय हुआ कि उनके पास अब एक पार्टी आएगी। ये कहा जा रहा है कि ये बनी बनाई पुरानी पार्टी थी जो उनके कुछ सहयोगियों ने बनाई थी। अब उन्होंने उस पार्टी को अपने नाम कर लिया है। इस पार्टी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो AIMIM के साथ गठबंधन कर सकते हैं, बात हो सकती है। AIMIM ने भी इससे पहले कुछ संकेत दिए थे कि तेज प्रताप यादव के बीच बात हो रही है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि SIR बिहार के लिए अभी फिलहाल मुद्दा नहीं है। बिहार के लिए जो मुद्दा है वो है बिहार का विकास, बिहार में पलायन और शिक्षा, ये तमाम चीजें। तेज प्रताप यादव को सुनिए और तेज प्रताप यादव के नए जो एक्शन है और जो नए बयान है उन पर जदयू, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा वो भी सुनिए। चुनाव से पहले आप एक्टिव मोड में हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी बिहार भर में यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं SIR में वोट अधिकार को छीना जा रहा है। आप इसको कैसे देखें? देखिए, क्या चुनाव का मामला है नहीं है, और चुनाव कब आ रहा है और क्या मामला हुआ कि जब चुनाव आता है तभी इस तरीके का कुछ ना कुछ मामला आता है। तो क्या हुआ है नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि क्या मामला है नहीं मामला है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 7 दिनों का समय दिया है, वरना देश से माफी मांगने के लिए कहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो है कि चुनाव कराने के लिए, और इन लोग का मामला है कौन किसका वोटर लिस्ट से क्या हुआ, नाम हटा नहीं हटा, ख़त्म कर दिया कि क्या किया नहीं किया, तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। भाई, तेज प्रताप यादव जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं। वो आदरणीय राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, हमारे विपक्ष के नेता हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और उन दोनों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि सूरज को आईना दिखाने का काम नहीं कर रहे तेज प्रताप जी। आप क्या बोल रहे हैं कि यात्रा कैसे है, वोट की चोरी। मैं भी अपने क्षेत्र में सर्वे करा रहा हूं, लोग काम कर रहे हैं, वोट के नाम कट रहे हैं, गलत किया जा रहा है उसको सुधरवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं। तेज प्रताप ने जो पार्टी बनाने का घोषणा किया है, यह तेजस्वी के विनाश के लिए पौधे लगा रहा है। आने वाले दिनों में संकट खड़ा करेगा तेज प्रताप, और उनके आगे बढ़ने में रोड़ा पैदा करेगा। जिस प्रकार तेज प्रताप सही बात जो SIR बिहार में हो रहे हैं, SIR को लेकर राहुल गांधी हों या तेजस्वी हों, जिस प्रकार राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश किया है, उस पर बड़ा सटीक एक सधे मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह कहा है कि इस पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। लालू जी के लाल तेज प्रताप यादव जी अलग पंथ के राही, राजद के चाल चरित्र और चेहरे के दोहरेपन का दंश तेज प्रताप जी झेल रहे हैं। इस दंश की अग्नि में अब दिन दूर नहीं, जब राजद का परिवारवादी और वंशवादी कुनबा धू धू कर जलेगा। सच कहूं तो तेज प्रताप की नई पार्टी राजद की लुटिया डुबोएगी। तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा। जाहिर है तेज प्रताप के इस बयान के बाद कांग्रेस और RJD में गुस्सा होगा, जदयू और BJP में खुशी होगी। वैसा बयान आपने सुना। लेकिन इसके इतर बात करें तेज प्रताप के बयानों की, तो तेज प्रताप यादव जो बात करते हैं नई पार्टी की, और वो खुलकर तेजस्वी और राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी और तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने दूसरे कुछ मीडिया चैनलों और एक मीडिया एजेंसी को उन्होंने बयान दिया था, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि ये सब मुद्दा नहीं है।
अब इसमें बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव का जो ये बयान है, ये प्रशांत किशोर के उस बयान से जा मिलता है, जिसमें प्रशांत किशोर कहते हैं कि एसआईआर बिहार के लिए फिलहाल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 40-50 लोगों का अगर वोट कटा भी है तो बाकी जो बचे लोग हैं वो सरकार को बदल देंगे, ऐसा प्रशांत किशोर कहते हैं। तेज प्रताप यादव का बयान भी लगभग कुछ ऐसा ही है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या तेज प्रताप यादव नई पार्टी के साथ एआईएमआईएम से गठबंधन कर सकते हैं? क्या तेज प्रताप यादव का यह बयान प्रशांत किशोर से पूरी तरीके से मिल रहा है, या यूं कहें कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी को मान्यता मिलना कहीं चुनाव आयोग और जो बीजेपी का या सरकार का है, जो जिस तरीके के आरोप हैं, क्या ये संकेत दे रहा है कि सरकार के साथ साथ एक धड़ा और विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जो इस पर मुहर लगा रहा है कि फिलहाल एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कांग्रेस और आरजेडी हल्ला कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो जनसुराज के प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी, पीयूष पंत जी हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक मृत्युंजय जी। सर, आप सभी का स्वागत है आज की इस बहस में। और एआईएमआईएम प्रवक्ता भी नहीं है, वो आगे जुड़ेंगे। पहले मैं जनसुराज के प्रवक्ता के पास जाऊंगा कि सर, तेज प्रताप यादव ने यह जो बयान दिया है कि जो बिहार का जो मुद्दा है वो मुद्दा फिलहाल एसआईआर नहीं है। प्रशांत किशोर भी लगभग यही कहते दिखाई देते हैं, कल के एक बयान को छोड़ के। कल उन्होंने ये जरूर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके आरोपों का जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन इसके अलावा लगातार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है या तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और ये चुनाव के लिए सिर्फ कर रहे हैं। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग वाकई ये मानते हैं कि एसआईआर बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? सही बात है। ये बिहार का तो असल मुद्दा है। बिहार से पलायन कैसे रुके, बिहार में बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले, बिहार में मुफलिसी और गरीबी के जो शिकार लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो, ये मुद्दा है। इन मुद्दों को छोड़कर राजद को तो और कांग्रेस को तो कोई मुद्दा मिला ही नहीं। खास करके बिहार में राहुल गांधी तो बेकार भटक रहे हैं बिहार में, तो उनको बिहारियों से वोट मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले ही साल मुख्यमंत्री बनते ही ये बयान दिया था कि बिहारियों के डीएनए ही खराब है, उसका डीएनए में ही मजदूरी करने की बात है। तो जिसका मुख्यमंत्री इस तरह से बोले और राहुल गांधी उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, कोई जवाब न दे, कांग्रेस पार्टी उस पर कोई एक्शन न ले, तो उसको बिहारियों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात एसआईआर की अपनी एक सीमा है, वो काम अपना कर रहा है। निर्वाचन आयोग उसको देख रहा है। जो गड़बड़ी अगर निर्वाचन आयोग करेंगे, उनके मन में अगर कोई दूषित भाव होगा तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन इसको मुद्दा बना करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस तरह से समाज में गुमराही पैदा कर रहे हैं, इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। रही बात तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, तो दरअसल लालू यादव के खानदान में सबसे बड़े वही हैं, इसलिए असली उत्तराधिकारी वही है। उनको छांटा गया है, उनकी उपेक्षा की गई है और तेजस्वी को जबरन राज सिंहासन देने की लालू यादव की जो मंशा है, राबड़ी देवी जी की जो मंशा है, ये आलोचनीय है, क्योंकि उसने अपने परिवार में ही विभेद किया है। अब ये नई पार्टी बना रहे हैं, तो तेजस्वी यादव वैसे भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो होने नहीं जा रहे हैं। बिहार में तो सरकार जनसुराज की बनने जा रही है। उनका तो लालटेन फूट गया है, तेल रिस गया है, शीशा भी फूट चुका है। अब तेज प्रताप जी अगर पार्टी भी बना रहे हैं तो ये उन्हीं को नुकसान करेगा, दूसरे किसी को इससे नुकसान नहीं है। तो सर, तेज प्रताप के बयानों से सिर्फ आप लोग खुश हो रहे हैं या इसका कुछ फायदा भी उठाने जा रहे हैं? मतलब क्या कुछ बातचीत चल रही है कि तेज प्रताप यादव को साथ ले लें, एआईएमआईएम को ले लें या किसी और को ले लें, थर्ड फ्रंट टाइप का कुछ बनाया जाए जिससे एक अलग मतलब कि वोट बैंक पूरा इकट्ठा किया जाए, ऐसा कुछ विचार तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखा जाए, पार्टी की स्पष्ट समझ है। आदरणीय हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के, बार बार कह चुके हैं कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे, चुनाव के पहले भी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद भी नहीं करेंगे। हम तो अकेले दम पर लड़ने चले हैं, अकेले चले हैं, जाने में मंजिल मंगल। लोग आते गए,
कारवां बनता गया। हम तो जनसुराज भारतीय जनता पार्टी के भी उतना ही जबरदस्त मुखालिफ हैं जितना महागठबंधन के भ्रष्टाचार से। दोनों भ्रष्टाचारी से बिहार की जनता त्रस्त है, इसलिए बिहार की जनता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रैलियों में, उनकी सभाओं में, उनके बदलाव अभियान में बढ़ चढ़ करके जात पात धर्म मजहब सबसे ठीक दूर सर। हटके वो शामिल हो रहे जी। हैं। अगर तेज प्रताप जी हमारे यहाँ शामिल होने की बात करेंगे तो ये तो विचारणीय विषय होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक। लेकिन गठबंधन का विचार न तो था, न है और न रहेगा। ठीक है, गठबंधन करेंगे। आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, आज तेज प्रताप, कल उस दिन पिछली बार जब हम लोगों ने अपने डिबेट में ये बात कही थी तो आपने ये कहा था कि बात अंदर से कुछ चल रही है। आज तेज प्रताप यादव खुद बोल रहे हैं, एक बाइट आपने बयान सुना भी होगा, फेसबुक पे पढ़ा है और कई जगहों पे वो दिख रहा है, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि IMIM से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। कुछ बातचीत चल रही है। आवाज सर म्यूट है आपका माइक। हाँ, तेज प्रताप जी जानते हैं MIM की ताकत क्या है, और मिल के ही मुट्ठी जब बंद होती है तभी मुट्ठी मजबूत होती है। जानते हैं कि अगर महुआ से लड़ेंगे तो MIM की ताकत और MIM की मदद लेने पड़ेगी। और लालू जी के बेटा हैं, एक मंत्री रहे हैं, 2 बार के MLA हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर तेज प्रताप जी ईमानदारी से अख्तर उल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब MIM की लीडरशिप को मानते हैं, ईमानदारी से रहेंगे तो हम उनके साथ हैं। लेकिन आप मेरे साथ, ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ, आफ्ताब साहब के साथ फोटो खिंचा लीजिएगा और फिर जाकर दुनिया को दिखाइएगा और फिर जाकर राजद में बार्गेन कीजिएगा, तो ये गलत है। आप ईमानदारी से आइएगा तो MIM से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ लीजिए, आज उन्होंने MIM के अलायंस के चलते आज उनको MLC बनाया गया, राज्यसभा बनाया गया, जो पूरे बिहार में वोट दिखाया, उसमें MIM की ताकत के चलते उनको मजबूती मिली। जमा खान साहब मंत्री बने, MLA बने, बसपा से वो हार रहे थे लेकिन MIM से अलायंस हुआ, वो जीते। तो हम तो ईमानदार, देवेंद्र यादव साहब के साथ हमने ईमानदारी से अलायंस किया। हम किसी के, जब जिसके साथ रहते हैं दिल से रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि MIM से हिंदू MLA जिताएंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ लेके चलते हैं। MIM के प्रति हिंदू मुसलमान दोनों एक है। लेकिन हमारा तेज प्रताप जी से यही है कि आप ईमानदारी से रहिएगा तो आपको सीमांचल से जिताएंगे। आप अख्तर उल इमान साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप को, MIM की लीडरशिप को बनाइएगा तो नरपतगंज है, वहां पर अररिया में वो सीट में आपको, वो सीट आप जीत सकते हैं। और भी सीट है, पूर्णिया शहर है, उससे आप जीत सकते हैं। आप धमदा से जीत सकते हैं, आप बनमनकी से जीत सकते हैं। आप आइए ईमानदारी से, अख्तर उल इमान साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अख्तर साहब बात कराएंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर उल इमान साहब से आप मिलिए, पार्टी के लीडरशिप से मिलिए। क्यों हम मिलकर क्यों नहीं लड़ेंगे? जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हम उसके साथ हैं। और अफसोस होता है तेजस्वी जी सोशल मीडिया में इतना एक्टिव रहते हैं लेकिन BBC के इंटरव्यू में बोलते हैं कि MIM के बारे में पता ही नहीं है, चिट्ठी नहीं आई है। तो इतना अनजान तेजस्वी जी, इतने भोला मत बने। जो भी आपका जो सलाहकार मंडली है वो आपको जो बरकरार रहा है तो दिक्कत में आप रहिएगा। चीफ मिनिस्टर आपको बनना है, उन सलाहकारों को नहीं बनना है। बादशाह या राजा अकबर बना था, अशोका द ग्रेट बने थे, बिरबल और तोदारमल और अबुल फैजल नहीं बने थे। तो 2 नौरत्न है, उन नौरत्न को बतलाइए कि अहंकार के तरफ जो भी गया है, रावण का अहंकार नहीं रहा तो आप तो अभी, आप कभी भी अकेले, मैं आज के चैनल पे बोलता हूं, राजद कभी भी अपने दल पर, जब तक राजद रहेगी 125 सीट कभी अकेले नहीं ला सकती है। ये कांग्रेस लीडरशिप है जो राजद को पूर्ण जन्म दे दी। अगर कांग्रेस अलग लड़ लेती तो आप देख लिया, राजद 22 सीट पे आ गई थी। लेकिन लीडर ऑपोजिशन राहुल जी एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं, राजद, उस मुहिम के चलते राजद को फायदा हो रहा है। झारखंड में भी इसीलिए राजद के लोग जीत गए। एक MLA सिर्फ जीता, राजद का मंत्री बना दिया। ये हेमंत सोरेन जी का एहसान है। तो राजद को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ माई समीकरण से कुछ नहीं होगा। और जो मुसलमानों की लीडरशिप को आप दबाना चाहिएगा तो नहीं दबने वाला है। हम हर बिरादरी की बात करते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। AMU किशनगंज का मुद्दा, पूर्णिया में हाईकोर्ट का मुद्दा, सुरजापुरी बिरादरी को OBC में नेशनल का मुद्दा, ये सब मुद्दा उठाना पड़ेगा। आपको सबको लेके चलना है। लेकिन जो भी आपका सलाहकार है जो आपको MIM को नजरअंदाज करा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब साहब, MIM की लीडरशिप को, तो वो आपको गलत बतला रहा है। आप अपने पिताजी से आदिल जी, आप SIR के मुद्दे पर थोड़ा सा बोलिए। SIR का मुद्दा जो है, SIR पर जब, जैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी बोल रही है और तेज प्रताप ने भी अभी बोला
कि ये मुद्दा नहीं है उतना बड़ा जितना बड़ा ये लोग बनाने की कोशिश करें जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने। क्या चुनाव लड़ने का मुद्दा एसआईआर है जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? एसआईआर के मुद्दे पर सबसे पहले अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ खुद बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब से हम लोग मिले। उसके 2 दिन बाद महागठबंधन मिला। फिर दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार साहब से एमआईएम मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, तौसीफ साहब और हम लोग जाकर मिले। और हम अख्तरुल इमान साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है। सरकार बैकफुट पे आई और तभी सरकार बैकफुट पे आई और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का एहसास हुआ कि तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। 65 लाख वोटर जो कटे हैं उनको बताना पड़ेगा। और आपने 2024 में लोकसभा कराया, फिर आपने 2024 के आखिरी में बाई इलेक्शन कराया, उसके बाद आपने रिवीजन किया। आप किसी का नाम नहीं काट सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देने का कोई अधिकार नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री का है। आपने आधार को नहीं माना, आप मनरेगा को नहीं मानते हैं, एपिक कार्ड को नहीं माने। इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ का भी ड्राफ्ट मैनुअल बुक नहीं छपाया था। तो एसआईआर एक मुद्दा है, एक सीमांचली नहीं पूरे बिहार का मुद्दा है। वोट काट दीजिएगा तो आप आधा चीज काट लिए। लोकतंत्र में यही तो चीज बचा है। राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा रहे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उठाया था, इम्तियाज जलील साहब का भी चुनाव में गड़बड़ हुई थी और महाराष्ट्र में तो गड़बड़ हुई है, ये एक सच्चाई है। मैंने लीडर अपोजिशन को हमने बोला था कि ये कांग्रेस का पदयात्रा मत बनाइए, ये पूरे अपोजिशन को बुलाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाइए, अख्तरुल इमान साहब को भी बुलाइए, सबको बुलाइए। उसके बाद ये मुद्दा जमीन आवाम का मुद्दा है और जरूर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तेज प्रताप जी कुछ बोल दिए हैं, बात अलग है, लेकिन प्रशांत जी का भी मैंने बात सुना। उन्होंने भी बोला कि विपक्ष का लीडर अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। लीडर अपोजिशन बहुत बड़ा पद होता है और 60% जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ा वो लीडर अपोजिशन उसका नेता है। तो अगर इतनी बड़ा लीडर अपोजिशन कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन सूत्र के हवाले से बोलता है, इसके हवाले से बोलता है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप हर पॉलिटिकल पार्टी से विज्ञान भवन में बुलाइए और बात कीजिए। तो 1 दिन नहीं 2 दिन का चर्चा कीजिए, 3 दिन का चर्चा कीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसमें सबसे बड़ा स्तंभ अगर लोकतंत्र में जो रूह देता है उसका नाम निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का बदले बीजेपी प्रवक्ता बना हुआ है। बीजेपी को तो निर्वाचन आयोग को बोलते हैं तो लगता है बीजेपी को खटमल काट लिया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज एक सिख कम्युनिटी का कब्जा किया, उस पर बीजेपी नहीं बोल रही है। मंगल पांडे से लेन देन पे नहीं बोल रही है, सम्राट चौधरी पर नहीं बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी की मांग प्रशांत जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी पे जांच कराइए, पर इतना अरबों की संपत्ति कहां से लाए, एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज कैसे हड़प लिए, उस पर ये नहीं बात करते हैं। एसआईआर एक मुद्दा है और चुनाव में ये मुद्दा जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और लीडर अपोजिशन अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब भी कर रहे हैं, एमआईएम भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा एफिडेविट की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना पड़ेगा और बीजेपी को भी बताना पड़ेगा इनके मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा के दूध का दूध पानी हो। हम ये मांग करते हैं, उम्मीद है बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साफ होगी और एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी प्रवक्ता नहीं बने। इलेक्शन कमीशन को सूत्र के हवाले से जवाब नहीं देना है, आकर जवाब दीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। इलेक्शन कमीशन का दायित्व। आदिल जी ने अपना विषय रखा, लगातार रखा। मैं हम सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आवाम की बात सुना और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्शन कमीशन समझे। इस देश में न्याय कमीशन इलेक्शन मैं आऊंगा भी आपके पास, इस विषय पर आऊंगा। इलेक्शन कमीशन पर अगर जजमेंट दिया है तो इलेक्शन कमीशन तो यह भी कह रहा है कि हमने बूथों पोलिंग जो जितने हैं सबके सामने लिस्ट तक लगा दिया है और जितने लोग हैं किसका नाम कटा है वो सब सार्वजनिक है, आप उसको देख सकते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन कह ही रहा है। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हुआ है। ये तो हो गया ना, फिर सड़क पर किस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही है? सड़क पे भी लड़ी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट पे जाने की नौबत क्यों है? इलेक्शन कमीशन के बदला बीजेपी क्यों प्रवक्ता बना हुआ था? बीजेपी ऐसा क्यों उसको मिर्ची लग जाता है? सुधांशु त्रिवेदी को, संबित पात्रा को, प्रदीप भंडारी को, साजिया इल्मी को। अरे लेट इलेक्शन कमीशन कम एंड फेस द मीडिया, लेट इलेक्शन कमीशन कम एंड डिस्कस विद द अपोजिशन पार्टी। Every transparency is bound to election commission to bring all the transparency. ओके, तो पीयूष जी, ये जो तेज प्रताप यादव का कहें, चाहे प्रशांत किशोर का बयान कहें, या कुछ ऐसी चीजें अब एक आ रहा है
इसमें दो चीजें मैं जोड़ भी दूं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट में बातें चली और उसके बाद फिर और पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया और वो पोलिंग स्टेशन पे जहां पे बूथ है उन सब जगहों पे लिस्ट भी चिपकाई गई और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। क्या इलेक्शन कमीशन ये संदेश देना चाह रहा है या ये कहें कि एक ऐसी लॉबी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा थोड़ा सा दबे, जिस मुद्दे पे इतना जोर दिया जा रहा था और ये दबता कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता से अलग, सत्ता पक्ष जो पार्टियां सत्ता में उनसे अलग कुछ ऐसे आवाज उठ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों पर प्रयास कर रहा है और इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव आने तक? चुनाव आने तक क्या एसआईआर ऐसे मुद्दा रह जाएगा या कुछ डाउन होगा? देखिए अंकित जी, एसआईआर गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से देखिए एसआईआर शुरू किया गया वो उसकी प्रक्रिया को लेके, वो टाइम फ्रेम को लेके, खासकर टाइम फ्रेम को लेके जो बिहार के चुनाव के पहले पहल, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान था नहीं कि स्पेशल जो है कि आपका जो है रिवीजन कराया जाए। इंटेंसिव रिवीजन का तो ये प्रावधान है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें, और वो 2003 में कराया गया था। स्पेशल ये इन्होंने जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि बिहार चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड से जो चीजें मिल रही थी, जो फीडबैक मिल रहा था, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है और आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो है लोग का जो गुस्सा है, असंतोष है, वो उनकी तरफ जो है मुखातिब हो सकता है। तो इसलिए आनंद फानंद में जो है ये बिहार में जो है स्पेशल जो है कि इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया गया। आप देखिए वो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें आपका पॉलिटिकली इधर या उधर होने का मतलब नहीं है। आप ऑब्जेक्टिवली, अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो 8 और 9 करोड़ जो मतदाता हैं बिहार में, क्या वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर संभव है कि घर घर जाके ये जो है कि बीएलओ जो हैं या जो आपके स्वयंसेवक आपने बनाए हैं वो वहां जाके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नहीं? और यही स्थिति देखिए 15-20 दिन के बाद सामने आने लगी कि ऐसा हो नहीं रहा है। बीएलओ अपने स्तर पे जो है कि तमाम खाना पूर्ति कर रहे हैं और फॉर्म्स अपलोड कर रहे हैं, बहुत से लोग छूटते चले गए और अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं, लोगों का फीडबैक आ रहा है। तो ये इसलिए इंटेंशन जो है वो लगाता, वो कटघरे में खड़ा था और वो आज भी खड़ा है। देखिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, वो दबाव के चलते ही देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वो जो है कि सूची जारी की गई है। और आप देखिए जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उन ऑब्जेक्शंस को जो एक, आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, जो बिहार के आम मतदाता का जो संघर्ष हो रहा है अपने नाम को चढ़वाने के लिए, उसके नाम गायब है, कटे हुए हैं, मरे जिंदा हैं, जिंदा मरे हैं, ये तमाम जो वस्तु स्थिति है उसको लेके सवाल जो दिमाग में है, क्या उसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे पाए? बिल्कुल नहीं दे पाए। हास्यास्पद तरीके से उन्होंने ऐसे तर्क गढ़े जो कहीं से भी जो है कि वो संतुष्टि नहीं देते हैं पूरी तरीके से। तो ये साफ दिखाई देता है कि ये मुद्दा गंभीर है, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है जो है कि तेज प्रताप ने भी कहा, पीके ने भी कहा, अगर पहले उनका जो स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आपके मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, खासकर कुछ इलाकों में, और कुछ लोगों को जो वोट बैंक है अपोजिशन पार्टीज के, तो उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा इन पार्टियों को। और आप जो है एडवांटेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके, और खुदा न खास्ता अगर उसमें ऐसे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं तो जैसे कि तमाम आ रहे कि एक ही मकान से आपके 100, एक ही कमरे के मकान से आपके 100 लोग अगर वहां पे बन गए हैं आपके मतदाता, तो ये तमाम गंभीर सवाल है। और ये चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है, उनकी स्वायत्ता जो है उसको दी संविधान ने, उस पे सवाल उठ रहा है कि वो स्वायत्त होने के बावजूद पक्षकार कैसे हो रहा है, एक जो है कि सरकार के तरफ झुका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत गंभीर मुद्दा, देखिए मूल मुद्दे बहुत गंभीर होते हैं, धीरे धीरे आप सोचिए कि अभी फौरी मुद्दा नहीं है। ये बात सही है कि फौरी मुद्दे बिहार के बहुत हैं और आज से नहीं है,
15 साल हो गए बीजेपी की सरकार के, वो मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वहाँ के जो है कि उसको पूरा जो है उसको पैकेज का मुद्दा हो, बहुत से मुद्दे हैं जो बिहार के पलायन का मुद्दा हो, वो अभी भी बने हुए हैं। 15-20 साल की शासन व्यवस्था है जो एनडीए की, उसके बावजूद। लेकिन ये बहुत गंभीर है, क्योंकि इसकी वजह से आपके हाथ से आपका जो है संवैधानिक अधिकार वो कहीं ना कहीं छूटता चला जाएगा। और इसके पीछे जो है आप जो है ये क्या करवाना चाह रहे हैं कि आप जो है कि आपकी नागरिकता को पे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। ये गंभीर सवाल, तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हमें लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि ये गंभीर नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है, लेकिन दूरगामी है। और ये संविधान के को पूरा ही पलट देने की, संविधान की आत्मा को खत्म कर देने के, उसके प्रावधानों को खत्म कर देने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी मुद्दे हैं, और जो यात्रा निकल रही है उसके दबाव से ही है कि तमाम जो है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, और परेशान है, और केंद्र में जो सत्ता है वो परेशान है इस बात से। ठीक, मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। सर, इस यात्रा, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, इन सब चीजों से क्या हाथ लगा? अभी तक चुनाव आयोग से क्या निकल गया, क्या निष्कर्ष हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि अभी तो हम उस प्रोसेस में ही हैं, उस प्रोसेस का ही जो हिस्सा है कि चाहे वो जिनका नाम कटा उनका नाम लिस्ट आना हो, चाहे उसमें सुधार की बात हो, या जो ऑन गोइंग प्रोसेस जो चीजें चल रही हैं। तो ये कहना कि चुनाव आयोग पीछे हो गया है, क्या ये बात सही है? क्या ये एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिससे वोट में डिस्टरबेंस होगा, बीजेपी और जदयू को नुकसान होगा, या फिर तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की बात सही है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पे चुनाव लड़ा जाए? अंकित जी, आप थोड़ा सा अगर इतिहास से एग्जाम्पल्स निकाल के देखने की कोशिश करेंगे, कई बार क्या होता है जब हम किसी मुद्दे के बीच में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। कुछ वर्ष पहले चले जाइए, जब आपको याद होगा राफेल पे उठाया गया था, राफेल पे करप्शन का, उस समय लगा कि सरकार ही पलट जाएगी, इतना बड़ा करप्शन आज तक देश में नहीं हुआ। आज अब बता दीजिए, अगर आपको याद भी हो उसके डिटेल्स या राफेल के कोई सिग्निफिकेंस हो। एक आपको और कैंपेन याद होगा, सूट बूट की सरकार, इतनी बार राहुल गांधी ने बोला होगा, मुझे लगता है आप काउंट नहीं कर पाएंगे, और उस पर बहुत दिन मुद्दा चला। फिर उसके बाद अभी आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है। देखिए, कोई भी मुद्दा जो उठता है, पब्लिक देर सवेर उसके मेरिट्स पे, उसकी टेक्निकलिटी पे बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करती है। आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हो रही है, रैली कौन कर रहा है? क्या ये रामलीला मैदान की तरह लोगों की स्वायत्त रैली है, सब अचानक से एक साथ जुड़ के विरोध कर रहे हैं? कोई ब्लॉक ऑफिस पे, कोई डीएम ऑफिस पे 10 लोग भी जाके बोल रहे हैं कि मेरा वोटर कार्ड कट गया? ये पॉलिटिकल रैली है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस कल देखे, जो अक्सर होता है इस प्रकार की पॉलिटिकल रैलीज में, जो लोग आते हैं उसमें जो लोग आए हैं उसमें से 90% को पता नहीं है कि वो किस मुद्दे के लिए आए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस पार्टी की रैली है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपको वोटर कार्ड मिल गया, वो बोल रहे हैं हाँ मुझे वोटर कार्ड मिल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरिट्स ऑफ द केस। मैं थोड़ा सा वो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखिए कितना हास्यास्पद है। एक तरफ आप प्रेस, और इसमें मैं थोड़ा सा पीयूष जी से डिफर करूंगा, एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसेंशियली कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा एडिशनल वोटर्स है हमारे पास। सबसे पहले आप हमारे भारत के इतिहास में कभी भी चले जाइए, देखिए जो एक वोटर लिस्ट होता है उसका फॉर्मेशन हम सबको पता है कैसे होता है। एक फॉर्म 6 होता है जिसपे आप अप्लाई करते हैं, और बहुत बार क्या होता है, जैसे घर की बात बोल रहे थे, जब घर में बंटवारा होता है लेकिन उसका नंबर चेंज नहीं होता है, बहुत सारे गांव में क्योंकि नंबरिंग नहीं होती तो उसमें 0 डाला जाता है। ये प्रैक्टिकल है, आज तक ऐसे ही होता आया है, और उसको एक तरह से मान लिया जाता है कि हाँ ये इनफिशियंसीज रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत वोटर है। दूसरा, 3 मुद्दे उन्होंने उठाए जो बैंगलोर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, आप देख लीजिए। एक उन्होंने उठाया, महादेवपुरा का एक घर था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ 80 लोगों का नाम बना हुआ है। उसके मालिक खुद सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिहार से आए हुए बहुत सारे लेबरर्स रहते हैं, या 3 महीने 6 महीने रहते हैं यहाँ के एड्रेस पर, वोटर कार्ड बना लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और उसके बाद जो एड्रेस चेंज का जनरली फॉर्म 7 होता है वो लोग नहीं भरते। हम सब नहीं भरते, बहुत सारे लोग 6-6 महीने, साल 5 साल रहने के बाद भी नहीं भरते फॉर्म 7, और उनका एड्रेस जो होता है वो पिछले ही वाला रहता है, और वो रीजन है। और लास्ट में उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं तो खुद कांग्रेस का सपोर्टर। दूसरा, राहुल गांधी जी ने वहां पे एक और महिला का नाम लेते हुए कहा कि शकुन रानी नाम की एक महिला है, उन्होंने 2 बार वोट किया है, और उन्होंने फॉर्म 6 कैसे भर दिया? वो तो 70 वर्ष की महिला है। देखिए, ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्म 6 को भी भर सकता है। उन्होंने कहा फॉर्म 6 सिर्फ 18 से 22 साल वाले भर सकते हैं, नहीं कोई भी नया वोटर भर सकता। उन्होंने कहा मैं पहली बार बनवा रही थी वोटर कार्ड और मैंने 2 बार भर दिया, और विच इज अगेन ये इनफिशियंसीज होते हैं हमारे यहाँ। जब बीएलओज आते हैं घर पे, उनको हम एक बार फॉर्म भर के दे देते हैं, फिर पता चला वो गया कि नहीं गया, तो हमने दोबारा जाके भी फॉर्म दे दिया।
तो उनके 2 एपिक कार्ड्स है, लेकिन उन्होंने खुद सामने आके कहा कि मैंने एक बार वोट दिया है। और जो वो पेपर एक दिखा रहे थे जिसमें 2 टिक मारा हुआ था राहुल गांधी, उसको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये तो हमारा पेपर है ही नहीं। बताइए। तीसरा व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव वाला केस आपको पता होगा, उस व्यक्ति ने मूव किया यूपी से मुंबई से कर्नाटक, और फिर सामने में उन्होंने एपिक कार्ड का अपना नंबर डाल के दिखाया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और लास्टली कर्नाटका में। तो देखिए, जब इस प्रकार की अब टेक्निकली बातें करते हैं, अब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, उस पे उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जो आपने सिलेक्टिवली केसेस उठाए उसको इलेक्शन कमीशन या वो इलेक्टर्स जो खुद है उन्होंने आकर उसको खंडित कर दिया। मिंटा देवी वाला केस देखिए बिहार का, वो महिला खुद आके सामने कह रही है कि आप मेरी फोटो लगाने वाले होते कौन। तो बहुत प्रैक्टिकली। अब दूसरा बिहार में आते हैं, बिहार में आप कह रहे, कर्नाटका में कह रहे कि बहुत सारे एडिशनल वोटर्स हैं, तो बिहार में क्लीन अप होने दीजिए। फिर वो क्लीन अप आप क्यों नहीं होने दे रहे? अब वो क्लीन अप होने में भी आपको दिक्कत आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि लोगों का गलत नाम काटे जा रहे हैं। तो एक साइड पे तो आपको रहना, और दूसरा करीब करीब ये जो पार्टीज हैं इनके 1.5 लाख BLAs हैं ग्राउंड पे। BLAs का काम ही वही होता है कि अपने घर मोहल्ले गांव में जिनके भी नाम कट गए हों गलती से, जाए वहां पे उनका नाम जुड़वा दे। ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और पिछले 70 वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। लेकिन आप देख लीजिए जो ऑफिशियल उसमें जो कंप्लेंट्स डाले जाने चाहिए था पार्टियों के द्वारा, जो 3 अगस्त के इलेक्टोरल ड्राफ्ट रूल्स जारी होने के बाद, वो एक भी नहीं डाले गए। जितने भी डाले गए वो इंडिविजुअल लेवल्स पे डाले गए हैं नए वोटर एडिशंस के। तो देर सवेर आपको बहुत प्रैक्टिकली टेक्निकली बताना होगा दिक्कत क्या हो रही है, आम लोगों को वो फील करना होगा कि हाँ इस समय प्रभावित हो। जैसे आप बेरोजगारी का मुद्दा बोलते हैं तो एक आम युवा बोलता है हाँ बेरोजगारी का मुद्दा है क्योंकि मैं इससे प्रभावित हूं, मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं जिसमें हर एक कोई के पास एक वोटर आई कार्ड है, हो सकता है 100 में एक को दिक्कत भी हो रही हो तो वो भी जाके एप्लीकेशन देता है तो बन जाता है। तो वो जो कनेक्ट आना चाहिए लोगों के इमोशन के साथ, उसको मुद्दा मानते हुए, वो नहीं आ पाता है। तो अभी जो मैं देख रहा हूं इसको एक पॉलिटिकल रैली के तौर पर राहुल गांधी जी इसको लेके जा रहे हैं, तेजस्वी लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक आम जनमानस का विरोध इसमें आएगा या एक आम जनमानस का जो मूवमेंट है उसमें ये कभी कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। मैं चलूंगा जनसुराज पार्टी के पास। हाँ बताइए, आदिल जी कुछ कह रहे हैं। अरे भाई, ये SIR का मुद्दा 65 लाख वोट कटा है और लीडर ऑपोजिशन अगर कोई मुद्दा उठा रहे, दुनिया दे दे कि मरा हुआ आदमी के साथ चाय पिया है। इलेक्शन कमीशन कोई बीजेपी का कोई विंग नहीं ना है, उसका दायित्व है कि अपोजिशन रूलिंग सबसे बात करना। रूलिंग पार्टी उसका प्रवक्ता क्यों बनता है? अपोजिशन पार्टी, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसका दायित्व है कि वो सबसे बात करे। अगर लीडर अपोजिशन कोई मुद्दा उठा, आप बात कीजिए ना। आप सूत्र बोलते हैं, आप अनुराग ठाकुर कैसे बोल दिया उसके लिए अफिडेविट नहीं मांग रहे हैं, आप लीडर ऑपोजिशन के लिए अफिडेविट मांग रहे हैं। जब अखिलेश जी अफिडेविट दिए तो उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी जी अपने घर पर चाय लोगों के साथ पिया है, जिसका नाम मरावा सेट कर दिया, 125 साल लिख दिया एक लड़की के, एक लेडी के एज में। इलेक्शन कमीशन में त्रुटि है। इलेक्शन कमीशन क्यों बसता है, ट्रांसपेरेंसी लाने में क्यों शर्माता है? जिस तरीके से TN शेषन साहब का नाम पूरा देश सलाम करता है इलेक्शन, आज गणेश कुमार जी क्यों नहीं खुलकर बात करना चाहते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के माउथपीस बने हुए? जब शक होगा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तब ना शक हो रहा है। पहले कोई नहीं, महाराष्ट्र में एक घर में वोट आपने क्यों नहीं एक्यूरेट दिया? 54%, 57%। आप जिस दिन तक काउंटिंग हुआ उस दिन तक आपका बढ़ते रहा। इलेक्शन कमीशन के पास किस चीज की कमी है? और अभी मैंने RTI डाला था, 574 ऑफिसर वहां पर कर्मचारी हैं इलेक्शन कमिश्नर में, कमिश्नर से लेकर सब स्टाफ को। किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बताइए कि किसने अपने वोटर लिस्ट में बर्थ सर्टिफिकेट दिया। किसी का नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया RTI में। तो ये तो मांग नहीं रहे हैं, तो ऑप्शनल है ना सर। आदिल जी तो ऑप्शनल है ना। अब जिसका हॉस्पिटल में जन्म हुआ है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसका घर में जन्म हुआ है बिहार का 12 में से एक है। सर अंकित साहेब, बिहार में 3.7 था जब 2003 में बर्थ सर्टिफिकेट बना था, 3.7%। उसके बाद 16% बना। देश का नेशनल एवरेज 62% है और बिहार का सिर्फ 16.7% था। बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? ब्लॉक में जितना घुसखोरी है तो वो ऑप्शनल है ना। या अगर 10-12 जो मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक ऑप्शनल है कि अगर आपके पास कोई नहीं है ये है तो यही दे सकते हैं। मनरेगा कार्ड क्यों नहीं मांगे? आधार क्यों नहीं मांगे? एपिक क्यों नहीं मांगे? कोई देश में नेशनल सर्टिफिकेट सिटीजन कार्ड तो है नहीं। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही, सुप्रीम कोर्ट भी तो ये नहीं कह पा रहा था एक साथ कि नहीं आप यही मांगिए।
वो भी यही कह रहा है कि चलिए अब जाके कहा कि चलिए ठीक है आप ये भी ले सकते हैं। हम ज्यादा ऑप्शन देते। इलेक्शन कमीशन लिमिटेड ऑप्शन क्यों देना चाहता है? जब वो वोटिंग ज्यादा कराना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, तो ज्यादा लोग को जोड़िए ना भाई। आप बंद कागज पे क्यों बांधते हैं? आप बोलिए कि हम इतना सर्टिफिकेट देंगे, ओपन कीजिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बात मांगी ना सबकी, आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नतमस्तक हुए ना, तो आखिर यही बात पहला दिन क्यों नहीं मान लिए? क्यों आप बीजेपी के माउथ पीस बनकर बात कर रहे थे? आप क्यों प्रवक्ता बने हुए थे? आपको सबको लेके चलना है। गणेश कुमार जी, हम जानते हैं कि अमित शाह जी के आप करीबी हैं, जानते हैं मोदी जी ने चीफ जस्टिस को हटा दिया था इलेक्शन कमिश्नर के प्रोसेस में। ये तो पूरा दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया लॉ लाकर। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो कंप्लेन है उसको नरेंद्र मोदी जी ने बिल बनाकर खत्म कर दिया ताकि उस पर कुछ नहीं हो। आज पूरा देश जानना चाहता है राजीव कुमार कहां है, कोई नहीं बता पा रहा है राजीव कुमार कहां है। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर शायरी खूब करते थे, तो शायरी का असर क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है? इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी से बात करे। और गणेश कुमार साहब, इतिहास आपको याद रखेगा, और आपने अपोजिशन पार्टी को रोड पर लाने में मजबूर किया। आप बीजेपी को इससे नुकसान होगा, याद रखिए। बीजेपी सोची थी कि ट्रैप में लोग आ जाएगा, बीजेपी ने लोग को जागरूक किया, और आज अपोजिशन की पार्टी रोड पर है, जिसके चलते बीजेपी बौखलाई भी है। ठीक ठीक, मृत्युंजय जी एक प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद मैं चलूंगा जनसुराज के पास। जी कुछ बोल रहे हैं। लंबा चौड़ा अंकित जी, बहुत क्लियरली मैं आपको टेक्निकली बता दूं। जब कोई बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को सबसे बात करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन उनके घर पे जाके बात नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन में जाके लोग नेता बात करेंगे। और इनफैक्ट कर्नाटका वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको ज्ञात होगा कि 3 तारीख को जो कर्नाटका के लीडर्स थे वो सबसे पहले जाके उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि हमें कुछ गड़बड़ियां दिख रही है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 8 तारीख का समय दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में आए और हमें बताएं क्या गड़बड़ियां है, हम लोग बात करेंगे। और 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, और 8 तारीख को ये लोग फिर मिलने नहीं गए। इनफैक्ट महाराष्ट्र वाले केस पे भी आपको याद होगा, एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था राहुल गांधी ने। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए, बताइए जो भी आपको डिस्क्रिपेंसीज दिख रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी ने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। और दूसरा, जो प्रोसीजियरली कभी भी आप बात करते तो प्रोसीजियरली बात करते हैं। कोई कितना भी बड़ा नेता हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर उसके घर जाके उसके ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं पूछेगा कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, लाइए मैं सॉल्व कर देता हूं। प्रोसीजरली एक प्रोसेस है 23B जो है अपना इलेक्टर्स रूल्स का, कि कोई भी दिक्कत हो तो आप एक पेपर पे लिख के कम से कम देने को तैयार तो रहेंगे ना। क्योंकि जो आपने सिलेक्टिवली केसेस बताए वो तो पब्लिक डोमेन में, और सारे वो बस्ट हो गए हैं कि वो जेन्युइन केसेस नहीं है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो आपके मन की बात कोई नहीं पढ़ सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए टेक्निकली अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा होता तो निकाल लिया, आप सिलेक्टिवली निकाल सकते हैं कि एक आदमी कैसा हो गया, और ये बहुत पॉसिबल है, मैं भी मानता हूं। और आज नहीं, हमेशा से होता आया है कि बहुत सारे लोगों का जिसका नाम डेड है उसका नाम जुड़ गया, किसी का एज गलत हो गया, किसी का एड्रेस गलत, ये इनएफिशिएंसीज रहती हैं। तो आपको उसको कलेक्ट करके बताना पड़ेगा। आपके जो BLAs हैं ग्राउंड पे, उनको जाना चाहिए, वहां लोकल ऑफिसर्स में, वहां जो RO है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके ऑफिस में बताना चाहिए कि देखिए इनका एज गलत हो गया, देखिए इनका एड्रेस गलत हो गया, वो सुधारे जाते हैं। हमेशा से यही प्रोसेस रहा है। तो मेरे ख्याल से इसलिए इस मुद्दे को भले ही पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम जनमानस आपको बहुत जुड़ता नहीं दिखेगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक ठीक, जनसुराज ठीक, आते हैं सर 10 सेकंड मैं ये बोलना चाहता हूं। अप्रैल में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठक बुलाई थी, तो इलेक्शन कमीशन SIR का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं बात किया? और इलेक्शन कमीशन जो एपिक कार्ड बनता है, आप देखिए बिहार में जो एपिक कार्ड बना, आंध्रा की कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं, जिसके चलते मोहम्मद आदिल, अगर मेरा नाम है तो मो आदिल कर देता है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर रहते हैं वो कोई प्राइवेट अदानी उनको तनख्वाह नहीं देता, मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। आपका दायित्व है कि आप मेरा सही इनरोल कीजिए। आप पर जो सुख सुविधा खर्च होता है, इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस ऑफिस AC में बैठते हैं और जो घर में करोड़ों रुपया खर्च होता है आपके सुख सुविधा में, आपको 100% परफेक्ट देना है। आप क्यों इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? ये आपका दायित्व है। और आपने अप्रैल में जो मीटिंग की थी, क्यों नहीं सब SIR पे बात की? लुक्का छुपी अमित साहब से फोन पर बात करके कीजिएगा। आप सब पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते कि हाँ हम SIR करने जा रहे हैं, आप सहयोग कीजिए। आप क्यों नहीं बुलाया आपने सब पॉलिटिकल पार्टी को? अरे इसमें शर्माना क्या? ठीक है, तो आदिल जी, आप लोगों के जो आप लोगों का मतलब कि नेता हैं आपके हों, चाहे RJD के हों या दूसरी पार्टी हों, क्या ये लोग इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की कोशिश की है हाल फिलहाल के दिनों में?
सर हम गए थे इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं सभी डीएम को, बिहार के कोसी क्षेत्र के डीएम को, सीमांचल के डीएम को बोल दूंगा कि आवासीय प्रमाण पत्र और दूसरा जो प्रमाण पत्र सरकार द्वारा होता है उसको जल्दी निर्गत किया जाए। 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन चला गया। यहां सम्राट चौधरी पटना में बोल दिए कि सब लोग बना रहा है बांग्लादेश और ये और वो बोल दिए, जिसके चलते वहां पर स्टैंडिंग इनडायरेक्ट ओरल इंस्ट्रक्शन चला गया ब्लॉक में, बनना बंद हो गया। अख्तरुल इमान साहब ने असेंबली में उठाया, तब जाकर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को इस बात का एहसास हुआ। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने वादा किया था हमसे कि 3 दिन के अंदर में सबका हम बनवा देंगे। आप इसमें खुद गणेश कुमार साहब ने कहा था ये बात कि इत्मीनान रहिए, सभी डीएम को हम इंस्ट्रक्शन दे देते। फॉलो नहीं हुआ। बीजेपी का फॉलो हुआ जो सम्राट चौधरी बोले। लोग दर दर भटक के 1000, 2000, 5000 रुपया तक देना पड़ा लोग को घूस। और जो आरटीपीएस सेंटर का तो पूरा सेंटर जो ऑफिसर जो बनाता है उसका तो पौ बिहारे हो गए, वो तो एकदम लाखों रुपए की कमाई हो गई। अरे तो आप इलेक्शन कमीशन क्यों गलत नाम देगा भाई? आपको तनख्वाह क्यों मिलती है? आप कोई प्राइवेट कंपनी है? इलेक्शन कमिश्नर साहब से लेकर जो भी स्टाफ है उसका दायित्व है, हम जो फॉर्म भरेंगे आपको 100% एक्यूरेट देना पड़ेगा। हर जगह गलती होती है। चलिए रूरल एरिया में जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो पटना में बैठे, उनके साथ दिक्कत नहीं है। और पटना में आप आधार कार्ड ले रहे थे और सीमांचल में आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे थे? और होम मिनिस्ट्री का डाटा है कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। और जो 65 लाख आदमी का नाम कटा उसमें एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं कटा। एक भी आदमी इलेक्शन कमीशन सिद्ध नहीं कर पाया कि वो बांग्लादेशी है, नेपाली है, श्रीलंका है कि कहां का है। तो आपने इलीगल माइग्रेंट्स क्यों लिखा अपने प्रेस नोट में? यानी बिहार को, सीमांचल को, कोसी को आप बदनाम करना चाहते हैं। एक भी नाम आप बतलाइए अंकित भाई, एक भी बांग्लादेशी का नाम दिखाया इलेक्शन कमीशन ने? तो आप एक रीजन को, एक इलाके को बदनाम करना चाहें, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है तो क्या है आप बताइए? इलेक्शन कमिश्नर एक भी नाम दिखाया कि ये बांग्लादेशी का नाम जुड़ गया है? आप ही बतलाइए। बोलते थे ना इलीगल माइग्रेंट, एक बतलाइए। बिल्कुल, ये झारखंड में भी मुद्दा उठा था। ये बात सच भी है कि झारखंड में भी ये सवाल उठ रहा था। बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि बांग्लादेशी आए हैं, और ये बातें तो चल रही है लेकिन प्रामाणिक तौर पे चीजें नहीं आ पा रही हैं जिस तरीके से आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाद सब संसाधन था ना, डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एसपी सब थे। एक भी बांग्लादेशी को दिखा देता इलेक्शन कमीशन। तो आपने इलीगल माइग्रेंट्स क्यों लिखा? बिहार को, सीमांचल को, कोसी को बदनाम करने के लिए। ये तो बीजेपी बोलती है सीमांचल को, कोसी को। नरेंद्र मोदी आकर पूर्णिया में बोले थे घुसपैठ। तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं शक करेगा? आपने गणेश कुमार जी बतलाइए, कौन ऑफिसर आपको फीडबैक दिया? बीजेपी का कौन नेता के कहने पर आपने लिख दिया इलीगल माइग्रेंट? 65 लाख नाम कटा, एक भी बांग्लादेशी को इलेक्शन कमीशन सिद्ध कर दे? नहीं किया ना। डीएमएसपी सब कुछ है इनके पास। तो मेरा सवाल गलत है? हम सवाल उठाएंगे ना सर। इलेक्शन कमीशन एक भी नाम, ये तो बीजेपी का एजेंडा से मिलता है कि नहीं? आप ही बोलिए। आप सिद्ध भी नहीं कर पाए और 65 लाख नाम कटा, एक बांग्लादेशी को नहीं दिखा पाए आप, और पूरे बिहार को, सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया। ये तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम क्यों नहीं शक करें इलेक्शन कमीशन पर? ठीक है, बांग्लादेशी का मुद्दा भी है, और दूसरी चीज ये भी है कि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? संजय ठाकुर जी के पास चलेंगे। सर, जन सुराज, आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास टीम है, लगातार 1.5 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं आप लोग। बीएलए जो है, क्या आप लोगों के बीएलए, जिन लोगों के आपके जो हर बूथ पे लोगों के नाम अगर कटे हैं, क्या आप इस पर कुछ अपनी राय, मतलब कि आप बताएंगे कि कितने नाम किस तरीके से कटे हैं, और आपके नेता क्यों नहीं मानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है एसआईआर, जिसको इतना इग्नोर एक तरीके से किया जा रहा है? जनसुराज के जो बड़े नेता हैं और पूरा उनके पास एक टीम है, वो तो ये कह सकते हैं दावे के साथ में। क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लाइन पर नहीं चलना चाहते हैं? मतलब ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में वो ये सीधे कह सकते हैं ना कि बड़ा मुद्दा और सच में नाम कटे हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे नहीं है? अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा था तो निर्वाचन आयोग ने अभी तक एक भी मतदाता, ठीक कह रहे थे एआईएम के प्रवक्ता जी आदिल साहब जब अगर बांग्लादेशी या नेपाली या कोई रोहिंग्या आ गया हुआ है बिहार में, तो आप उसका नाम अगर जुड़ गया है तो आप ही का बीएलए जोड़ा था। अब अगर हटा रहे हैं तो आप ठीक बात कर रहे हैं, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी सूची तो जारी करिए, कितने नेपाली और कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या। आप इस चीज को मुद्दा क्यों नहीं मान रहे हैं कि एसआईआर बड़ा मुद्दा नहीं है? एसआईआर, देखिए एसआईआर में
दो बातें साफ है। निर्वाचन आयोग संदेह के घेरे में है, इसमें कोई सुबह नहीं है। चूंकि ये काम 2003 के बाद आज करने का कोई औचित्य नहीं था। इसको 2024-23 में भी किया जा सकता था, इसको पहले भी किया जा सकता था। हर 5 साल पर किया जाना चाहिए था, ताकि मृतक का नाम हटे, नए लोग जो हैं उनका नाम जुड़े, और जो फालतू नाम आ गया धोखा से वो हट जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। ये नीट एंड क्लीन करने की बात आज चल रही है। 36 लाख हमारे बिहारी जो मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं, उनका नाम निर्वाचन आयोग ने काट दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मजदूर यहाँ बिहार में रोजगार मिल नहीं रहा है, अगर वो दूसरे प्रदेश में चले गए तो उसको यह कह देना जो यहाँ से बाहर चले गए हैं, यहाँ है ही नहीं इसलिए नाम काट दिया गया, तो उसका तो घर घराड़ी और गांव का जो उसका जर जथा है, जमीन है, रहने की व्यवस्था है, उस सब पर निर्वाचन आयोग छूना फिर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो संदेह पैदा कर रही हैं। और एक बात सही, इस बात से मैं मुतमईन हूं जो उन्होंने कहा आदिल साहब ने कि साहब बीजेपी जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता बनी हुई है। सच बात है, बीजेपी को इतना इनको झांपने तोपने के फेरे पर तो सवाल तो आप बीजेपी से ही आप लोग पूछ रहे हैं ना, इस बात को भी तो मानना पड़ेगा ना। आप वो तो संसद में भी यही बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। तो और जब सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, लगातार आप बोल रहे हैं कि सरकार जिसकी है वो सवाल जवाब दे, तो फिर जाहिर सी बात है जवाब तो वो देगा ना, अपना कुछ तो करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। वो उनको जवाब देने से ज्यादा बेहतर है निर्वाचन आयोग को स्पष्ट भ्रम दूर करना। चलिए, बिहार में जो संदेह है, राहुल गांधी आके यहाँ क्यों नौटंकी कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, एसआईआर से अलग थोड़ा सा बात कर लें। 10 मिनट हमारे पास है, खैर समय 4 मिनट 5 मिनट का और है। पीयूष पंत जी के पास चलेंगे। सर, जो ये लॉबी बन रही है तेज प्रताप यादव की, अभी एआईएमआईएम भी बोल रही है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हो सकते हैं। वीवीआईपी पार्टी एक ऐसी पार्टी, और 3-4 और उनके छोटे छोटे नेता हैं उन्होंने कहा कि 5 संगठनों के साथ हमने, पार्टियों के साथ मैंने 4 के साथ गठबंधन किया है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कितना होगा? क्या ये जनसुराज हो गया और एक तरफ तेज प्रताप और ये जो नई लॉबी बन रही है, एक तरफ एआईएमआईएम भी कुछ फ्यूचर तलाश रही है, ये सारे लोग मिलके विपक्ष का रास्ता रोकेंगे या रोकते हुए दिख रहे हैं? कितना डेंट पहुंचा सकते हैं विपक्ष को? नहीं, देखिए, ये डिपेंड करेगा कि अभी माहौल क्या बनता है, थोड़ा अभी 1-2 महीने बाद क्या स्थिति बन रही है। और फिलहाल अभी जो स्थिति है, मैं देख रहा हूं कि अगर ये पीके की पार्टी जो जनसुराज है उसके साथ अगर कोई गठबंधन बनता है, हाँ। और एआईएम और पीके का, और अगर देखिए तेज प्रताप यादव को तो मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। वो अपनी एक सीट चाहे तो वो सीट से लड़ना चाहते हो, वहां से निकाल सकते हैं, निकाल सकेंगे, हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट है नहीं। देखिए, वो तेजस्वी यादव अब वो लालू के उत्तराधिकारी के रूप में जमे हैं, आरजेडी के नेता के रूप में जमे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, और काम नहीं भी किया है तो उन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया है, खासकर युवाओं के बीच में, कि वो लगातार काम करते रहे। तो वो एक छत्र उनका जो है नेतृत्व है अब आरजेडी में। तो उसको तेज प्रताप जो है कि भले ही वो उनके बड़े पुत्र लालू के, तो लालू का समर्थन भी नहीं, क्योंकि लालू ने उनको परिवार से भी बेदखल कर दिया है, पार्टी से भी बेदखल कर दिया है। तो अभी तो लालू जिंदा है और उनका प्रभाव काफी है बिहार में। तो तेज प्रताप का उतना मुझे लगता नहीं कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। और पहले वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना चाह रहे थे, फिर कभी किसी की तरफ, कभी गए थे मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अब वो एक ये पार्टी जो उनके एक परिचित है, मित्र हैं, उनकी पार्टी जो है उससे वो लड़ना चाह रहे हैं। तो वो ढुलमुल की स्थिति में उनको खुद तलाश करना कि वो कहाँ से लड़ें। तो मुझे नहीं लगता कोई पर, लेकिन हाँ, अगर पीके के साथ एआईएम का गठबंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि जो अभी सर्वे, हालांकि सर्वे कितनी विश्वसनीय होते हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अगर देखा जाए तो उसमें पीके जो है कि वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और खासकर जो अपर कास्ट वोट है वो जो है कि काफी उसपे लोगों को, युवाओं को जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो उनका कुछ न कुछ सीटों में वे प्रभाव डालने का मुझे दिखाई दे रहा है। बाई इलेक्शन में भी वो जीते नहीं, लेकिन उन्होंने काफी कुछ हद तक जो है वहां पे सीटें, मतलब वोट गेन किए थे।
तो मुझे लगता है कि अगर एआईएम के साथ गठबंधन बन जाता है तो निश्चित रूप से जो है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है और होगा निश्चित रूप से, मैं मानता हूं, और भाजपा के एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। तो फिर यही बात मुद्दा नहीं, यही बात सिद्ध हो जाएगी कि जो है कि ये जो है कि चाहे एआईएम हो या जो है पीके हो और चाहे तेज प्रताप हो, ये सब जो है कि भाजपा की बी टीम थे और वो उनको जिताने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को नुकसान करने की। तो बड़ा डाइसी है मामला, बड़ा फूक फूक के कदम रखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है जो स्थिति बिहार में बनी है वो इस पार या उस पार, एनडीए या इंडिया गठबंधन, छोटी पार्टियों का उतना महत्व मुझे अभी दिख नहीं रहा है। हालांकि जाति समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कहा नहीं सकता, कैंडिडेट कौन सा है, किस जाति का कैंडिडेट कितना बड़ा कैंडिडेट है, कितना महत्वपूर्ण कैंडिडेट है, उसके पास कितना धन बल है, ये तमाम चीजें जो है बिहार में बहुत मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन नुकसान होगा तो वो इंडिया गठबंधन को हो सकता है इस जो अलायंस से। ठीक, मृत्युंजय जी, यही सेम सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे अब ये छोटा छोटा जैसे कास्ट फैक्टर भी होता है, कुछ अपने अप्रोच भी होते हैं कि 4-5 पार्टियां हैं, उनका 2 विधानसभा 3 विधानसभा में ऐसे ऐसे कुछ इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज होता है कि एक माहौल बनाना, कि जैसे तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा एसआईआर नहीं है, या ये बात कह देना प्रशांत किशोर के द्वारा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि छोटे गठबंधनों को इकट्ठा करना, या एआईएमआईएम जैसे कि आदिल जी खुश दिख रहे हैं, तेज प्रताप यादव खुश दिख रहे हैं, ऐसे एक बड़ी लॉबी जुड़ना, ये क्या कितना नुकसान पहुंचा सकता है जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को? क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो कि पुराना चुनाव 2020 का भी चुनाव देखें, 2020 के चुनाव में थर्ड फ्रंट कुछ सीटों पे तो दिखा, साफ साफ दिखा। 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने सीधे डेंट मारा। उसके साथ ही मायावती ने 1 सीट जीता था, 1 सीट पे वो जीते जीते रह गई थी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग पासवान ने काफी नुकसान पहुंचाया था उस वक्त एनडीए अलायंस को, खासतौर से नीतीश कुमार को। इस बार क्या ये फैक्टर इंडिया अलायंस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कुछ हद तक कितना डेंट पहुंचा सकते हैं अगर ये समीकरण बनता है तो? अंकित जी देखिए, 2020 भी अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड फ्रंट है, एक्चुअली आप देखेंगे तो 2020 वाला सबसे मजबूत थर्ड फ्रंट था, क्योंकि उसमें कुशवाहा जी भी थे, उसमें बसपा भी थी, उसमें एआईएमआईएम भी थी और भी कई छोटी छोटी पार्टियां थी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि जितनी भी सीटें जीती गई, चाहे एआईएमआईएम ने 5 सीटें जो जीती, बसपा ने जो 1 सीटें जीती, ये इन इंडिविजुअल पार्टीज ने जीती। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर उसमें हो रहा था, क्योंकि इन पार्टियों का ऐसा कोई कैप्टिव वोट बैंक, सो फॉर एग्जांपल अगर एआईएमआईएम को मैं मानूं तो सीमांचल में है, कुछ सीटों पे उसका जो वोट बैंक है, जो अल्पसंख्यक वोट है, वहां पे वो ऐसे भी जीतेंगे चाहे दूसरी पार्टियां साथ आए चाहे नहीं आए। सेम बसपा जो सीट जीती वो कैंडिडेट के कारण और सिंबल के कारण जीती। उसमें ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जी की पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ है या एआईएमआईएम का बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर हुआ। कभी भी आप कोई कोई गठबंधन बनाते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि एक सेंट्रल पार्टी रहे जिसका कम से कम 15% वोट शेयर हो, तब जाके उस पर छोटी छोटी पार्टियां ऐड कर पाएंगे। ये जो सारी छोटी पार्टियां जब आपस में आती हैं, इनका खुद का जो वोट परसेंटेज होता है 2, 3, 4, 5% भी रहे, ये आपस में आने के बावजूद एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाती है, क्योंकि उनका प्रभाव किसी एक क्षेत्र में या किसी एक समाज समुदाय में होता है। तो इसलिए इस बार भी मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट 2020 से और कमजोर है ये, क्योंकि अब कुशवाहा जी भी नहीं है उसमें, बसपा भी अलग चुनाव लड़ रही है, इनफैक्ट प्रशांत किशोर का जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाकी कितनी भी छोटी पार्टियां साथ में आ जाए, बहुत बड़े नेताओं की कमी पड़ने वाला है जी। ठीक है, आखिरी सवाल मैं प्रशांत किशोर ये जनसुराज के पास जाएंगे कि सर जो ये अभी बोल भी रहे थे कि क्या बीजेपी का मतलब कि बी टीम की तरह भी ये चीज़ें, मतलब कि संदेश जा रहा है कि अगर आप इंडिया अलायंस का वोट काटते हैं तो यही जाएगा, क्यों आप नहीं बाकी लोगों को इकट्ठा करके एक थर्ड फ्रंट बनाते हैं, क्यों नहीं चुनाव जीतने के बोर्ड बीते हैं? ये बात तो कोई भी कर सकता है कि हम अकेले सब सीट पे लड़ेंगे, चिराग पासवान पिछली बार सर हर सीट पे लड़े थे, लेकिन प्रैक्टिकली आप कहाँ हैं जमीन पर? इस बात पे आपने विचार किया कभी? आपके जो, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट सारे या जो भी है अच्छे से ट्रांसफर हो पाएंगे, या दूसरे विकास, या मानते हैं कि कास्ट फैक्टर है ही नहीं बिहार में? जी एकदम नहीं है। इस बार के चुनाव में कास्ट फैक्टर शून्य हो गया है, 0 हो गया है। और जो लोग भी एनालिसिस विशेषज्ञ हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अभी थोड़ा उनको अभी और गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है
क्योंकि बिहार के भीतर में गांव में जो करंट चल रहा है उस करंट का एहसास अभी राजधानी में लोगों को दिख नहीं रहा है। जन सुराज पार्टी जात के धर्म की राजनीति जो बिहार में बरसों से चलती रही है उस राजनीति को का पटाक्षेप करने में सक्षम हो चुका है और ऐसा दिख भी रहा है। तो इसलिए घबराइए नहीं, और हम कभी किसी की न बी टीम थे न है न रहेंगे। अगर बी टीम होते तो हम दिलीप जायसवाल जी का पूरा बखिया उधेड़ चुके हैं और जवाब नहीं जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास। मंगल पांडे के राजकाज में अमंगल स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य की, तो इनका जवाब आज तक नहीं जुड़ रहा है। ये सभी राजद और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों महाभ्रष्टाचारियों के जमावड़ा का केंद्र है। इसलिए इन दोनों से बिहार की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है और बदलाव के लिए आतुर है। बदलाव की आंधी बह रही है जमीन पर। घबराए नहीं, धैर्य रखें और दोनों का वोट काटेंगे, इतना ज्यादा काटेंगे कि दोनों धराशायी हो जाएगा, महागठबंधन भी और ये भाजपा जदयू गठबंधन भी। इसलिए हम लोग किसी जात की बात नहीं करते, जमात की बात कर रहे हैं, बिहारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, बिहारियों के मुफलिसी, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। हम लोग समाज को जगाने और शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। इसलिए स्कूल का बस्ता ही बिहार के भाग्य का रास्ता तय कर रहा है। घबराए नहीं, धैर्य रखें, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय ठाकुर जी, पीयूष पंत जी और मृत्युंजय शर्मा जी, आप दोनों को जोड़ने के लिए, तीनों को जोड़ने के लिए। आदिल जी शायद चले गए हैं। तो फिलहाल जो बिहार का आज का विषय रहा है वो यही है कि तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं और या बन गया है, उनको मान्यता भी मिल गया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। ये थर्ड फ्रंट जो बनेगा इसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा और दिलचस्प ये होगा कि इस थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा और इसको 2020 की तरह क्या सपोर्ट मिलेगा या उससे भी कम सपोर्ट मिलेगा और ये RJD को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये भी देखना होगा। और इन सबसे इतर जन सुराज अकेले जो ये दावा कर रही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो कितना कमाल कर पाएगी ये भी देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बिहार की बात, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।